नमस्कार बच्चों। सूर्या कंपटीशन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, हम कल 11th स्टैंडर्ड 2016 में जो पेपर आया था उसको सॉल्व कर रहे थे और उसमें हमने आपके 83 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे, यानी 65 के बाद 83, यानी लगभग कितने हो गए आपके 18 क्वेश्चन हो गए। कितने? 18। आज 84 वाला कर रहे हैं अपना ना। कौन सा? 84 वाला। 35 क्वेश्चन आए थे कंप्लीट, उसमें से अपन ने कितने कर लिए? 65 के बाद 18। अब देखो 17 क्वेश्चन मतलब लगभग आधे हो गए। 17 17 दूना 34, 18 कर लिए, 17 क्वेश्चन रह गए। अब देखिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन। देखो, दाब पीपर, दाब पीपर, हाँ जी, दाब पीपर है ना। एक सेकंड, बस मैं इसको सॉल्व कर, हाँ, इसको सेलेक्ट कर लेता हूं एक बार। हाँ, देखिए, चलिए, दाब पीपर सिलेंडर में एक गैस भरी हुई है। दाब पीपर सिलेंडर में क्या भरी हुई है? गैस भरी हुई है। ठीक है, इसमें से सत्य कथन चुनना आपको ना। कौन सा? कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपकी, है ना? सत्य कौन सा, ट्रू कौन सा है आपकी। तो इसने कहा स्थिर आयतन पर आयतन को स्थिर रख दिया, केल्विन ताप को 3 गुना, यानी जो टेम्परेचर है आपके, टेम्परेचर केल्विन में ले रहे हैं, उसको 3 गुना कर दिया इसने, यानी टेम्परेचर जो था पहले वाला उसको 3 गुना कर दिया, तो दाब 3P हो जाएगा। ये कह रहा है कि स्थिर आयतन पर ताप को 3 गुना कर दिया जाए तो दाब 3 गुना हो जाएगा, क्या 3P हो जाएगा। फिर 3 गुना तो हो ही, तो देखना, हमको पता है क्या, अरे P1 अपॉन T1 बराबर P2 अपॉन T2, ऐसे कह सकते हैं अपन। भाई समानुपाती है ना। अरे गैलुसेक का नियम, P समानुपाती किसके? T के। आयतन कैसा हो? स्थिर। इसने स्थिर आयतन की बात की है, तो ये किसका नियम है? गैलुसेक का नियम। अब ये कह रहा है कि केल्विन ताप को 3 गुना कर दिया जाए। केल्विन ताप जो है उसको 3 गुना कर दें। जैसे मान लो ये P1 और ये क्या है आपका T1, और P2 कितना हो जाएगा? ठीक है ना, P2 3 गुना कह रहा है नहीं, यानी ये आपका 3 गुना हो जाएगा। यानी पहले कितना था P1, अब कितना हो जाएगा आपकी? अरे 3P1 अपॉन T2 कितना है? स्थिर आयतन पर केल्विन ताप को 3 गुना कर दिया, यानी ताप को 3 गुना कर दो, ये लो, तो ये 3T1 हो गया आपके। क्या हो गया? 3T1। ठीक है ना, या T1 मत करो आप, तो T लिख दो, एक ही बात है। तो देखना यहां से, अरे एक सेकंड, एक सेकंड, ये क्या कह रहा है कि स्थिर आयतन पर केल्विन ताप को 3 गुना करने पर, यानी टेम्परेचर को 3 गुना कर दिया इसने, दाब कितना हो जाएगा? 3P हो जाएगा। देखिए इसको थोड़ा मैं ऐसे करता हूं, देखो, ये लो, यानी ये दाब है P1, तो ये कह रहा है केल्विन टेम्परेचर को 3 गुना कर दिया, तो ये कह रहा है दाब क्या हो जाएगा आपके? 3 गुना हो जाएगा। इसको मैं हटाता हूं यहां से, एक सेकंड। क्या ये स्टेटमेंट सही है क्या? देखो, तो केल्विन टेम्परेचर को 3 गुना कर दिया, तो ये कह रहा है कि दाब 3P हो जाएगा। देखो यहां मैं रख दूं क्या? एक सेकंड, एक सेकंड, अरे इसको पूरे को मैं इरेज करता हूं, देखो। देखिए ये कह रहा है कि स्थिर आयतन पर केल्विन ताप को 3 गुना कर दिया इसने, यानी ये P1 और ये टेम्परेचर है T, और ये कह रहा है आगे इसको क्या कर दिया इसने? अरे 3 गुना कर दिया, ये लो 3T कर दिया, तो ये कह रहा है कि दाब कितना हो जाएगा आपकी? 3P हो जाएगा क्या? दाब 3P हो जाएगा क्या? देखना,
P2 बराबर क्या हो जाएगा, अरे T से तो T कट गया, तो P2 बराबर कितना आ गया आपकी, अरे 3P1 आ गया क्या। तो दाब, प्रारंभिक दाब का क्या 3 गुना हो जाएगा, हो गया ना 3 गुना। तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट कैसा है आपका, करेक्ट। अरे ये वाला स्टेटमेंट कैसा है आपका, करेक्ट। अगला कह रहा है स्थिर आयतन और ताप पर, आयतन भी स्थिर कर दिया, ताप भी स्थिर कर दिया, गैस की मात्रा को 1/3 करने पर दाब P/3 हो जाएगा। इस स्टेटमेंट को देख लेते हैं, देखो यहां कर देता हूं मैं इसको सॉल्व। कैसे, क्यों, ये कह रहा है P समानुपाती किसके, N के, क्यों, अरे इससे हमको ये पता चल रहा है, देखो ये PV = NRT फॉर्मूला नहीं होता है क्या, अरे PV = NRT, PV = NRT। तो ये क्या कह रहा है देखना आप, अरे ये क्या कह रहा है, स्थिर आयतन यानी आयतन स्थिर, ठीक है ना, और ताप स्थिर, और हमको बता रहे हैं R तो स्थिर होता ही है ना, R तो गैस स्थिरांक है, तो इसका मतलब P समानुपाती किसके, N के। इससे ये तो मतलब निकला, तो फिर क्या कह सकता हूं मैं यहां से, P समानुपाती है N के, तो मैं ऐसा कह सकता हूं क्या इससे, देखना कि P1 अपॉन N1 बराबर क्या हो जाएगा, अरे P2 अपॉन N2, ये लो, इससे ये रिलेशन निकल रहा है। तो ये कह रहा है गैस की मात्रा को 1/3 कर रहा है, गैस की मात्रा को क्या कर रहा है, अरे 1/3 कर रहा है, तो दाब ये कह रहा है मतलब P/3 हो जाएगा। तो देखना, अरे ये तो कितना है, मान लो ये 1 मान लो, अरे ये हमें T लिखा है ना ऐसा, आप चाहे तो 1 भी लिख सकते हैं ना, जैसे इसमें अगर मैं पहले 1 था, अब क्या कह रहा है कि मात्रा को घटा के कितना कर दिया इसने, अरे 1/3 कर दिया, तो P2 बराबर देखो, अरे 1/3 का मतलब ऐसे तो हो गया ही 1/3, यानी स्थिर आयतन और ताप पर गैस की मात्रा को 1/3 करने पर, पहले 1 था 1/3 कर दिया इसने, तो दाब P/3 हो जाएगा क्या, देखना, अरे 3 तो ऊपर चला जाएगा, ऐसे तो होगा ही कि 3P2 बराबर क्या होगा, अरे P1, तो P2 बराबर यानी अंतिम दाब P2 बराबर क्या हो जाएगा, अरे P1/3 P1/3 हो जाएगा क्या, देखना, अरे 3P2 बराबर P1, तो P2 बराबर क्या होगा, P1/3, 1/3 हो गया ना, 1/3 हो गया। अगला कह रहा है, अगला क्या है, स्थिर ताप पर आयतन को 45% घटाने पर, 45% घटाने पर दाब 1/8P हो जाएगा। स्थिर ताप पर कह रहा है किसको, इसका मतलब आयतन और दाब के बीच रिलेशन बता रहा है, इसका मतलब बॉयल का नियम लग रहा है। अरे इसमें किसका नियम लग रहा है, बॉयल का नियम, बॉयल नियम, ठीक है ना। और बॉयल का नियम क्या कहता है, देखो, अरे बॉयल का नियम तो ये कहता है ना, क्या क्या कहता है, इधर करता हूं मैं, देखो सॉल्व आपको, बॉयल का नियम, या चलो मैं यहां कर दूं इसको सॉल्व। देखिए इस वाले को क्या कह रहा है, स्थिर ताप पर आयतन को, यानी ये फॉर्मूला तो ऐसा है ना आपके P1V1 बराबर, अरे P2V2, कब टेम्परेचर कैसा हो, कांस्टेंट, बॉयल के नियम से ऐसा लिख सकते हैं P1V1 बराबर P2V2। तो ये क्या कह रहा है, स्थिर ताप पर आयतन को 45% घटाने पर, यानी मैं ऐसे कह दूं कि ये कितना था आपके, अरे 100 था, अब 45 घटा रहा है, इसका मतलब कितना रह जाएगा, 55 रह जाएगा ये, तो P2 इंटू ये कितना है, अरे 55 हो गया, 45 घटा दिया ना, 55 रह गया, तो इसको काट लो आप, देखो, अरे 5 से काटोगे 11, तो 5 से काटोगे इसको 20, तो क्या होगा, P2 बराबर कितना हो जाएगा, अरे 20/11, कितना P1, अब 11 का भाग लगा लो, इतना ही आएगा आपके 1.8P। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी करेक्ट था आपकी, और ये वाला स्टेटमेंट भी कैसा है, अरे करेक्ट। तो फिर हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, कौन सा सत्य कथन है, सारे ही क्या है, सत्य, अरे सारे ही क्या है, सत्य है भैया, सारे ही क्या है, सत्य। तो आपको समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। ये जो सॉल्यूशन था ये किसका था, अरे ये वाला सॉल्यूशन ऊपर वाले का था, और ये वाला सॉल्यूशन इसका था, और इसका सॉल्यूशन मैंने बता ही दिया, ये वाला है, ये वाला, ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, तो नियॉन के निम्न 3 समस्थानिक ले रखे, इनके आपेक्षिक विसरण की दर, किसकी दर, अरे विसरण की दर क्या होगी, इनके आपेक्षिक विसरण की दर क्या होगी। देखना विसरण की दर तो हमको पता ना, अरे रेट
जो है ना विस्तरण की दर, अरे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है किसके, अंडर रूट एम के। एम का मतलब अरे अणुभार की, अणुभार कह दो आप या मोलर मास कह दो, इसकी कैसी है ये, अरे व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब जिसका एम ज्यादा, अरे जिसका एम ज्यादा, इसका मतलब उसकी रेट क्या होगी, विस्तरण की जो रेट है, अरे डिफ्यूजन की रेट वो कैसी होगी, कम। अब देख लो इसमें, अरे इसका अनुभार कितना है, देखो 20, ये दिख रहा है ना आपको, एक बार मैं इसमें देखता हूं थोड़ा सा सही दिख रहा है क्या, हाँ दिख तो रहा है, 20, 21, 22। तो अरे नियॉन का ये तो 20 है, जैसे यहां देखो मैं यहां लिख देता हूं, एक तो दे रखा है आपको नियॉन अरे 20, ये चलो ऐसे लिख रखा नहीं, ऐसे लिख देता हूं मैं आपको, एक तो नियॉन 20 दे रखा है आपको, और एक है आपके नियॉन 21। कौन सा, अरे 21, और एक क्या दे रखा है, नियॉन 22, नियॉन 22, ठीक है ना, नियॉन 20, 21 और 22। और हमको पता है ये क्या है, अरे ये ऊपर वाली जो है ना ये द्रव्यमान संख्या भी है ना, अरे ये जो है ना आपकी ये द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या है वो एटॉमिक वेट के कैसी होती है, परमाणु भार के बराबर। और अगर अकेला परमाणु है तो फिर उसका क्या लेते हैं अपन, अरे परमाणु भार लेते हैं, ठीक है ना, और अणु है तो उसका अणुभार। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एम की जगह परमाणु भार हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है ना। तो जिसका परमाणु भार ज्यादा उसकी रेट कम, तो फिर किसकी रेट कम होगी, अरे 22 वाले की कम होगी, क्यों, 22 का परमाणु भार ज्यादा है ना, 20 वाले का कम है, तो फिर रेट किसकी ज्यादा होगी, 20 वाले की ज्यादा होगी। किसकी ज्यादा होगी, अरे 20 वाले की। ये दे रखा है हमको ना ऑप्शन, मतलब ये क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन ही लिखा है मैंने। तो यहाँ देखो 20, 21, 22, इसमें 22 दे रखा है पहले, इसका मतलब ये नहीं होगा, इसमें 22 दे रखा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, इसमें 21 दे रखा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो जिसका अरे अणुभार कम, अब अणुभार के यहाँ तो ना ये तो भाई परमाणु के रूप में मिलते हैं ना, इनका परमाणु भार हो गया ये, तो जिसका परमाणु भार कम है इसका मतलब उसकी रेट ज्यादा है, अरे जिसका परमाणु भार ज्यादा उसकी रेट कम, तो जिसका परमाणु भार कम उसकी रेट ज्यादा। तो 20 वाले की रेट ज्यादा है, 21 वाले की उससे कम, 22 वाले की उससे कम। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए ये पेपर वहीं पे है ना, ऐसा है ना, अरे ये बोर्ड में ही ऐसा है ना, वो जो बोर्ड की साइट है ना आपके कर्मचारी चयन बोर्ड की, उसमें ही ऐसा दे रखा है ना, हाँ इसमें तो साफ आ रहा है बस। चलिए, तो किसी द्रव के ताप में वृद्धि करने पर, ताप में क्या कर रहा है, वृद्धि करने पर पृष्ठ तनाव में वृद्धि और श्यानता में कमी, या फिर पृष्ठ तनाव और श्यानता दोनों में कमी, या पृष्ठ तनाव और श्यानता दोनों में वृद्धि, या पृष्ठ तनाव में कमी श्यानता में वृद्धि। अरे पृष्ठ तनाव होता क्या, देखो पृष्ठ तनाव ये होता है आपके ना, अरे मान लो ये कोई लिक्विड है आपके पास है, तो जो अंदर पड़ा हुआ मॉलिक्यूल है ना, अरे अंदर अगर कोई मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है तो उसपे तो क्या है, अरे चारों तरफ से फोर्स समान लगेगा भैया ना, अरे चारों तरफ से फोर्स कैसा लगता है, समान। तो वो तो कौन सा बल काम कर रहा है, अंदर उपस्थित अणुओं पर, अरे द्रव का है ना, ये कोई लिक्विड है आपके पास, और लिक्विड है इसमें क्या है, लिक्विड के मॉलिक्यूल है, तो जो है ना बिल्कुल है ना मध्य में मॉलिक्यूल है, उस पर तो क्या चारों तरफ से फोर्स समान लग रहा है, और समान फोर्स लग रहा है तो वो तो संतुलित बल है, तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। पर ये सरफेस पे जो मॉलिक्यूल होते हैं ना आपके सरफेस वाले, अरे सरफेस वाले मॉलिक्यूल, इनको देखो जैसे इधर कोई फोर्स लग रहा है तो इसके अपोजिट फोर्स लग रहा है, और नीचे कोई फोर्स लग रहा है, ऊपर तो कुछ है नहीं ना, अरे ऊपर तो इसकी हवा है, तो नीचे से जब इसको ना द्रव के मॉलिक्यूल अरे इसको अट्रैक्ट करेंगे तो ऊपर तो क्या है, कोई है ही नहीं ना, ऊपर तो क्या है, हवा। तो ऊपर इसको बैलेंस करने वाला फोर्स नहीं है, इसलिए नीचे क्या करेगा, इसको खींचेगा नीचे वाले अणु, और ये क्या करना चाहेगा, अरे ये क्या करना चाहेगा, सरफेस पे रहना चाहेगा। तो इसको क्या है, टेंशन आई है इसको, सरफेस वाले मॉलिक्यूल को, इसलिए इसका नाम क्या है, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। यानी पृष्ठ पर उपस्थित जो अणु है ना, उन पर कैसा असंतुलित बल कार्य करता है। इस वजह से क्या करता है, अरे द्रव है वो अपने सरफेस को कम करने की क्या करता है कोशिश, इसी को क्या कहते हैं अपन, पृष्ठ तनाव। कौन सा तनाव, पृष्ठ तनाव। तो देखो जब टेम्परेचर कह रहा है ये बढ़ा रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, अरे अणु है उनकी क्या होगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, तो दूर दूर रहेंगे, और दूर दूर रहेंगे तो क्या होगा, आकर्षण, अरे आकर्षण क्या होगा, घट जाएगा, आकर्षण घटेगा तो फिर क्या होगा, अरे टी बराबर पृष्ठ तनाव, टी बराबर होता है F/L, यानी प्रति इकाई लंबाई पर लगने वाला अरे बल, वो क्या है, पृष्ठ तनाव। तो ये क्या हो रहा है, अरे फोर्स घट रहा है ना भाई, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, ये टी तो पृष्ठ तनाव है, अरे टी तो क्या है, टेंशन तनाव, ये टेम्परेचर मत कहते ना इसको। तो यहां से क्या हो रहा है, अरे एफ बढ़ेगा ना, एफ
एफ बढ़ता है तो टीवी क्या होता है, अरे बढ़ता है। टी का मतलब सरफेस टेंशन। तो अपन क्या करें, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो पृष्ठ के मॉलिक्यूल है ना, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो वो क्या होंगे, दूर दूर रहेंगे, दूर दूर रहेंगे तो आकर्षण बल कम लगेगा, आकर्षण बल कम लगेगा, प्रस्थ तनाव भी कम हो जाएगा। तो इसका मतलब प्रस्थ तनाव में वृद्धि, ये वाला ऑप्शन तो कट जाएगा। प्रस्थ तनाव और श्यानता दोनों में कमी, अभी देखते हैं। प्रस्थ तनाव श्यानता दोनों में वृद्धि, वृद्धि वाला ऑप्शन कट गया। पृष्ठ तनाव में कमी और श्यानता में वृद्धि, इसका मतलब दोनों में से कोई सा एक ऑप्शन होगा। अब श्यानता देखो, श्यानता क्या है, अरे द्रव के बहने के गुण का विरोध, द्रव के बहने के गुण का विरोध, वो क्या है, श्यानता। द्रव धीरे बह रहा है, श्यानता ज्यादा, द्रव तेज बह रहा है, श्यानता कम। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अरे अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, वो क्या होंगे, तेजी से क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, तो श्यानता क्या होगी, घटी ना। अरे तेजी से, जो द्रव तेजी से बहते हैं उनकी श्यानता कम, जो धीरे बहते हैं उनकी श्यानता ज्यादा। जैसे पानी और शहद में से शहद धीरे बहेगा, शहद की श्यानता कैसी है, ज्यादा, पानी की श्यानता कम। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, यानी उनके बीच में फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। फोर्स कम हो जाएगा तो गति बढ़ जाएगी, गति बढ़ेगी तो श्यानता कम होगी। इसका मतलब प्रस्थ तनाव भी कम होगा और श्यानता दोनों ही कम होंगे। यहाँ श्यानता में वृद्धि कह रहा है, ये नहीं होगा ऑप्शन। कौन सा होगा, ये वाला, कि प्रस्थ तनाव और श्यानता दोनों में क्या होगी, अरे कमी होगी। अगला देखिए अब, अगला क्वेश्चन क्या है, सुनिए। 293 केल्विन पर निम्न में से किस द्रव की श्यानता क्या है, अधिकतम, श्यानता अधिकतम पूछ रहा है। देखो ये तो क्या है, अरे ईथर है, ये तो ईथर है, ROR ईथर। ये मरकरी है, पारा। और ये क्या है, अरे जल। तो देखो जल के अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है भैया ना। अरे कौन सी बॉन्डिंग मिलती है भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड मिलता है। पर यहाँ देखो ग्लिसरीन, अरे ग्लिसरीन क्या है, ये ग्लिसरॉल का फॉर्मूला है ना, वही ग्लिसरीन है ना। तो ये ग्लिसरीन का फॉर्मूला क्या है, अरे CH2OH, ये CHOH और ये CH2OH। ये किसका फॉर्मूला है, ग्लिसरीन का। ग्लिसरॉल का कह दो, ग्लिसरीन का कह दो, एक ही बात है ना। अब सुनिए यहां क्या हो रहा है, अरे यहाँ तीन तीन OH हैं, 1 2 3 OH। 3 OH क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं। जबकि जल, अरे जल तो ऐसा है ना, ये जल एक तरीके से कहा जाए तो एक OH बॉन्ड ये रहा, एक OH बॉन्ड ये रहा, एक इधर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, एक इधर से कर लेगा। कि सर ऑक्सीजन के पास भी तो लोन पेयर है, एक जल खान तो 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, तो अरे ऑक्सीजन का लोन पेयर तो उधर भी चल रहे हैं ना। तो उधर 3 OH है, जबकि इधर अरे 2 क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी, अरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी तो क्या होगा, अणु उतने पास पास होंगे, तो क्या उनका मूवमेंट कम होगा, तो श्यानता बढ़ जाएगी। तो सबसे ज्यादा श्यानता किसकी है, अरे ग्लिसरीन की है ना। यहां मैं कह सकता हूं मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये लो मोर, अरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, यानी अधिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी यानी अणुओं के बीच में फोर्स ज्यादा लगेगा, अरे उनका मूवमेंट उतना ही क्या होगा, कम। और मूवमेंट कम होगा तो श्यानता ज्यादा हो जाएगी, श्यानता क्या होगी, ज्यादा। जबकि यहां अरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है पर कैसी है, लेस। किसके कंपेयर में, ग्लिसरीन के कंपेयर में। तो ध्यान रखें, अच्छा सवाल है ना, ये वाला सवाल अच्छा है, आपसे पूछ लेगा ऐसा सवाल। अब ग्लिसरीन की जगह ग्लिसरॉल लिख दे तब भी ये एक ही बात है ना, ग्लिसरीन कहो आप, ग्लिसरॉल कहो आप। अगला देखिए, हाँ जी अगला देखिए, देखिए 88, और 88 क्या है, सुनिए आप। निम्न में से असत्य कथन है, कौन सा असत्य कथन पूछ रहा है, कि कौन सा फॉल्स है, मतलब फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है। तो अधिक वाष्पशील द्रवों का वाष्प दाब अधिक होता है। अरे ना, कोई भी द्रव जितना ज्यादा वाष्पशील होगा उतनी ज्यादा उसकी वाष्प बनेगी, जितनी ज्यादा वाष्प बनेगी तो वाष्प दाब भी उतना ही ज्यादा होगा। तो अधिक वाष्पशील द्रवों का वाष्प दाब अधिक होता है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है भैया, ये करेक्ट है। ताप में वृद्धि के साथ वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है। अरे टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, वेपोराइजेशन ज्यादा होता है, वाष्पीकरण की दर भी कैसी होती है, ज्यादा। यानी ज्यादा मॉलिक्यूल से वो क्या करेंगे, अरे सरफेस के ज्यादा मॉलिक्यूल इवेपोरेट है ना, इवेपोरेट होंगे ना, यानी वाष्पित होंगे वो ना। जितने ज्यादा ताप बढ़ाओगे तो वाष्पीकरण की दर भी उतनी ही ज्यादा होगी। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। ताप में वृद्धि के साथ द्रवों का वाष्प दाब कम होता है।
अरे ताप में वृद्धि कर रहे हैं, वाष्पीकरण की दर बढ़ रही है ना, तो वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी यानी वाष्प जितनी ज्यादा बनेगी तो वाष्प उतना ही ज्यादा होगा। ये तो क्या कह रहा है, कम होता है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स। डाइमेथिल ईथर एथिल अल्कोहल की तुलना में शीघ्र वाष्पित होता है। अरे ये जो एथिल अल्कोहल है ना, इसके अणुओं के बीच में तो क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि यहाँ कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह नहीं है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इसका मतलब अरे अणु क्या होंगे, एक दूसरे को जकड़ के रहेंगे ना, यानी उसकी वाष्प कम बनेगी, वाष्प कम बनेगी तो वाष्प भी कम होगा। जबकि डाइमेथिल ईथर के बीच तो अरे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह नहीं है, यहाँ अल्प ध्रुवीयता, बहुत कम ध्रुवीयता, इसलिए इसके अणु आसानी से वाष्पित हो जाएंगे। तो ये कारण है, इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी फॉल्स है, सॉरी फॉल्स नहीं, ये ट्रू है ना, तो ये ट्रू और ये कौन सा है, फॉल्स। और इसने यही पूछा फॉल्स वाला कौन सा है, तो फॉल्स वाला कौन सा है, थर्ड वाला। कौन सा, अरे थर्ड वाला। अगला देखिए, अगला कौन सा है, आणविक ठोस का उदाहरण है। किसका, अरे आणविक ठोस का उदाहरण कौन सा है ना, आणविक ठोस का उदाहरण है, ये लो आणविक ठोस का उदाहरण। देखिए ठोस चार प्रकार के होते हैं, एक आयनिक होते हैं आपके, एक सहसंयोजक होते हैं, एक आणविक और एक धात्विक। और आणविक में भी कई टाइप है ना, एक जैसे अध्रुवीय आणविक है, एक ध्रुवीय आणविक है, एक हाइड्रोजन बंधित आणविक है, ऐसे। देखिए एक सेकंड में इसको थोड़ा सा इधर करता हूं। हाँ, ये सॉलिड वाले चैप्टर में है आपके ना, एक तो ठोस कौन से हैं आपके, आयनिक, यानी यहाँ अवयवी कण है वो आयंस होते हैं भैया ना, और आयंस के बीच में आकर्षण बल लगता है वो हम आयनिक बंध लगता है। एक कौन से हैं आपके सहसंयोजक, एक है आपके आणविक, कौन सा है, अरे आणविक। और एक कौन से हैं आपके धात्विक, एक कौन से हैं धात्विक। और आणविक भी कितने प्रकार के हैं, तीन, एक अध्रुवीय, दूसरे कौन से हैं ध्रुवीय, और एक कौन से हैं हाइड्रोजन बंधित, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले। अरे कौन से वाले, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले। तो आणविक ठोस तीन प्रकार के हैं। अब ये कह रहा है कि निम्न में से कौन से आणविक ठोस का उदाहरण है। देखो सल्फर S8 ये आणविक ठोस है, आयोडीन भी कैसा है, आणविक ठोस। अरे ये अध्रुवीय होते हैं भैया ना, ये जो है ना मैंने लिखा है ना अध्रुवीय आणविक ठोस, उसमें आते हैं ना, ये भी अध्रुवीय में आता है। S8 आपके P4 H2, अरे इसमें बहुत सारे आते हैं ना, H2 है, S8 P4 P4O10, ये सारे कैसे हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस, यानी जिनका डाइपोल मोमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण कैसा हो, जीरो, जिन अणुओं का, वो अध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं आपके। तो फिर ये भी है आणविक ठोस, ये भी है, तो फिर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सल्फर और आयोडीन दोनों। ठीक है, वो तो आपके कैसे हैं, अरे जर्मेनियम सिलिकॉन, वो तो अर्धचालक हैं आपके, कौन से हैं, अर्धचालक हैं। ठीक है ना। अगला देखिए अब क्वेश्चन नंबर 90। हाँ देखिए, इसने पूछा है अपन से क्या, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है। चलो आजकल ऐसे पूछता है आपके, सही है, सही नहीं है, सही नहीं है, ऐसे है ना, कई बार हमने गलत पढ़ लिया, सही है नहीं की जगह है कर लिया तो गलत हो जाएगा, आंसर निकाल लिया हमने और गलत निकाल दिया। तो इसलिए ना बचे ऐसे सवालों से, मतलब सावधानी रखनी है आपको। तो इसने क्या कहा, स्लेटी चमकदार ठोस, गलनांक 1495 डिग्री सेल्सियस, ठोस एवं द्रव दोनों अवस्थाओं में विद्युत का क्या करता है, चालन। और ये कह रहा है ये आयोडीन है क्या, अरे आयोडीन तो ना ऐसा स्लेटी नहीं होता, बैंगनी होता है भैया। अरे आयोडीन कैसा होता है, बैंगनी, कैसे रंग का है, बैंगनी रंग का। ठीक है ना। और ठोस और ये गलनांक 1495 डिग्री सेल्सियस कह रहा है, अरे ये है ना आयोडीन है, बैंगनी रंग का होता है, बैंगनी रंग की वाष्प बनाता है। इसने तो क्या कहा, ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं में ये कैसा विद्युत का चलन करता है। और यहां भी तो कहा चमकदार ठोस कह रहा है, अरे ठोस नहीं, आयोडीन है ना, वेपर होती है आयोडीन की, है ना। ठीक है ना, आयोडीन। वैसे तो फ्लोरीन, क्लोरीन गैस, ब्रोमीन द्रव, आयोडीन ठोस होता है, पर ये है ना, अरे ऊर्ध्वपातन दिखाता है। ये क्या दिखाता है, ऊर्ध्वपातन दिखाता है ना। ऊर्ध्वपातन का मतलब, अरे ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या है कि ऐसे ठोस जिनको गर्म करने पर वो सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाए, वो क्या कहलाते हैं, ऊर्ध्वपातित या ऊर्ध्वपातन प्रोसेस है ना। और वो ठोस क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वपातित ठोस, सब्लिमेशन है ना, प्लस सब्लिमेटिंग है ना, क्या कहोगे आप,
सब्लिमाइज्ड सॉलिड कह दो उसको ना, ऊर्ध्वपातिज ठोस। कौन सा? ऊर्ध्वपातिज ठोस। तो ये ऊर्ध्वपातन दिखाता है। तो इसने तो कहा है ना चमकदार ठोस, ठोस तो है पर स्लेटी नहीं है, ये बैंगनी रंग का होता है ना। आयोडीन के वाष्प कैसे होते हैं? बैंगनी रंग के। और ये इतने डिग्री सेल्सियस पर क्या कर रहा है इसको? अरे इसका गलनांक कह रहा है, तो इसका मतलब उस पर ये कैसा है? अरे वाष्प बना लेगा या ना, ऐसी ठोस अवस्था में नहीं मिलेगा। ठीक है। अत्यंत कठोर काला ठोस 2700 डिग्री सेल्सियस। और देखो ऊर्ध्वपातज लिख रखा है ना इसमें, ऊर्ध्वपातज। ऊर्ध्वपातज का मतलब देखो यहां से ये रहा सब्लिमाइन, सब्लिमाइज्ड, सब्लिमाइन कुछ भी कह लो। देखो अत्यंत कठोर है, काला ठोस 2700 डिग्री सेल्सियस पर ऊर्ध्वपातन दिखाता है। मतलब ये सिलिकॉन कार्बाइड है क्या? ये तो सिलिकॉन कार्बाइड है ना। अरे हीरे से भी कठोर होता है, हीरे से भी क्या है? कठोर। तो ये ऐसे दिख रहा है अत्यंत कठोर, इसका मतलब ये तो सही है। ये गलत है भैया। अरे ये गलत क्यों है? क्योंकि इसने क्या कहा? स्लेटी। स्लेटी नहीं है, कैसा है? आयोडीन बैंगनी रंग का ना, और ऊर्ध्वपातन दिखाता है। जबकि इसने तो क्या कहा है कि ठोस, ये क्या नाम, चमकदार ठोस है, गलनांक कितना है, और इतने गलनांक पे तो ये क्या, अरे ऊर्ध्वपातन दिखा देगा, तो ये कैसा बैंगनी रंग की वाष्प बनाएगा। इसलिए ये क्या है? गलत। अगला देखो सफेद ठोस, गलनांक 613 डिग्री सेल्सियस, द्रव कैसा? लिक्विड है, विद्युत का चालन करता है परंतु ठोस नहीं। और ये LiCl है क्या? ये भी सही है भैया ना। अरे ये भी सही है, सफेद ठोस होता है, गलनांक 613 डिग्री सेल्सियस है इसका ना, और लिक्विड है ये, और विद्युत का क्या करता है? चालन, लेकिन ठोस अवस्था में नहीं। द्रव अवस्था में विद्युत का चालन कर रहा है ना। अरे द्रव विद्युत का चालन करता है परंतु ठोस नहीं। पीला ठोस, विशिष्ट गंध, गलनांक 120 डिग्री सेल्सियस, आयोडोफॉर्म। बिल्कुल आयोडोफॉर्म की है ना। अरे आयोडोफॉर्म पीले रंग का होता है, इसकी विशिष्ट गंध होती है ना, इसलिए इसका उपयोग पूतिरोधी के रूप में करते थे पहले, आजकल नहीं करते हैं ना पूतिरोधी के रूप में। पूतिरोधी का मतलब ऐसे रसायन जो सूक्ष्म जीव जैसे वायरस, बैक्टीरिया वगैरह हैं, उनकी वृद्धि को रोक दे या उनको नष्ट कर दे, वो पूतिरोधी कहलाते हैं ना। जो जीवित ऊतकों पर काम में लिए जाते हैं वो पूतिरोधी हैं, और मृत पे काम लिए जाए वो विसंक्रामी। विसंक्रामी का मतलब जैसे फिनाइल का पोंछा लगा रहे हो आप, ये क्या फर्श पे लगा रहे हो ना, फर्श कैसा है? मृत ऊतक है, जीवित नहीं है। ठीक है ना। तो इसका मतलब इसमें से सही कौन सा नहीं है? अरे सही ये वाला नहीं है आपकी। ठीक है ना, आयोडीन वाला। अगला देखिए, अगला वाला सवाल देखो अच्छा है। ये सवाल अगला वाला अच्छा, देखो कौन सा है। देखिए निम्न में से कौन सा यौगिक है ना, कौन सा यौगिक शॉर्टकी और फ्रेंकल दोनों दोष दिखाता है? अरे एक शॉर्टकी दोष होता है, एक फ्रेंकल दोष होता है। शॉर्टकी और फ्रेंकल। अब देखो शॉर्टकी जो दिखाते हैं ना, शॉर्टकी वाले, अरे ये तो जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर है ना, अरे उच्च होता है ना, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वय संख्या कैसी हो? हाई, यानी हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले हैं वो शॉर्टकी दोष दिखाते हैं। जबकि लो कोऑर्डिनेशन नंबर वाले हैं, अरे वो कौन सा दिखाते हैं? आपके लो वाले हैं वो कौन सा दिखाते हैं? लो कोऑर्डिनेशन नंबर वाले आपके फ्रैंकल दोष दिखाते हैं। ठीक है ना। या जो आयन से उनका साइज लगभग बराबर होता है, जबकि यहाँ धनायन है काफी छोटे होते हैं, ऋणायन काफी बड़े होते हैं ना। ऐसे करके हम 12th क्लास में पढ़ते हैं ना, शॉर्टकी फ्रैंकल दोष। फर्स्ट ईयर में भी है ये। अरे बीएससी फर्स्ट ईयर पर आपके तो 12th क्लास तक का आता है ना, 12th लेवल, इसलिए वहां पे है एनसीईआरटी में, मतलब था पहले, अभी नई एनसीईआरटी चल रही है उसमें नहीं है। इसलिए आपके काम की जो है ना वो पुरानी एनसीईआरटी काम की है ना। कौन सी? पुरानी एनसीईआरटी, नई एनसीईआरटी नहीं। अब इसमें से देखो ये वाला है, अरे ये फ्रैंकल दिखाएगा, ये भी फ्रैंकल दिखाएगा, ये शॉर्टकी दिखाएगा। देखो अरे ये वाला है ना, ये शॉर्टकी दिखाएगा, NaCl। यह समन्वय संख्या इसकी 6:6 है ना, Na प्लस की भी 6 है और इसकी भी 6 है। और ये दोनों है ना, ये दोनों नहीं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों हैं। ये कौन सा दिखाते हैं? अरे ये फ्रैंकल दिखाते हैं। कौन सा? फ्रैंकल दोष। और ये वाला भी कौन सा दिखाता है? फ्रैंकल दोष। इसको ध्यान रखें आप। अरे ये AgBr है ना, ये शॉर्टकी फ्रैंकल दोनों ही दिखाता है, शॉर्टकी दोष भी दिखाता है, फ्रैंकल दोष भी दिखाता है। आपको याद रखना ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, ये एग्जांपल। अरे ये वाला एग्जांपल आपके इंपॉर्टेंट है, तो ये शॉर्टकी फ्रैंकल दोनों दोष दिखाता है, इंपॉर्टेंट है ये ना। अरे ये एग्जांपल आपके बिल्कुल आपके ऑन टिप्स होना चाहिए। AgAbr एकमात्र ऐसा कंपाउंड है जो आपके शॉर्टकी दोष भी दिखाता है और फ्रैंकल दोष भी दिखाता है। अगला देखो क्वेश्चन। हाँ जी,
केवीआर का 1.135 बिलियन बनाया जा सकता है। अरे इसको ना इतनी मोललता 1.135 एम। अरे एम का मतलब क्या है? मोललता। इस एम का मतलब क्या है बच्चों? मोललता। और देखो हम पढ़ते हैं क्या? अरे कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ते हैं ना। कौन सी टर्म्स? कंसंट्रेशन टर्म्स। कौन सी टर्म्स पढ़ते हैं अपन? कंसंट्रेशन टर्म्स। सांद्रता के पद पढ़ते हैं अपन। किसके? अरे सांद्रता के पद पढ़ते हैं अपन। किसके? सांद्रता के पद पढ़ते हैं अपन। एक सेकंड। और सांद्रता के पद पढ़ते हैं अपन, तो सांद्रता के पद में क्या होता है? एक सेकंड भाई। हाँ जी, देखिए सांद्रता के जो पद पढ़ते हैं ना अपन, सांद्रता के पद, उसमें अपन है ना एक मोललता पढ़ते हैं। यही एकमात्र ऐसी टर्म्स है जिसके अंदर विलायक काम में आता है। क्या काम में आता है? विलायक। बाकी सब में क्या आता है? अरे विलियन काम आता है भैया। बाकी सब में क्या काम आता है? विलियन। और इसमें क्या काम आता है? विलायक। और विलायक कितना लेते हैं अपन? अरे 1 किलोग्राम लेते हैं भैया ना। अरे कितना लेते हैं? 1 किलोग्राम विलायक लेते हैं ना। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या क्या कहलाती है आपकी? अरे मोललता कहलाती है भैया ना। क्या कहलाती है? मोललता। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोललता। अब इसने क्या करा अपन को? अरे इतनी मोललता का सॉल्यूशन बनाना है। तो देखो मोललता बराबर क्या होता है? अरे मोल बटे विलायक का द्रव्यमान, यानी 1 किलोग्राम। विलायक 1 किलोग्राम लेते हैं ना अपन, तो ये कह रहा है कि 1.190 ग्राम केवीआर को 1 लीटर, अरे 1 लीटर दे दिया। 1 लीटर नहीं, किसमें? 1 किलोग्राम। आगे देखो इसमें भी 1 लीटर दिया है, लेकिन हाँ इसको अपन है ना देख सकते हैं। देखो अरे 1 लीटर जल का मतलब क्या है? आप 1 किलोग्राम जल कह सकते हैं। 1 लीटर जल का मतलब आप, अरे जल में ध्यान रखिए ना, 1 लीटर जल। अच्छा इसका मतलब ये भी 1 किलोग्राम ही हो गया भैया ना। एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ देखो, तो इसको गलत नहीं करेंगे अपन। एक सेकंड, अभी देखते हैं अपन। देखो तो अरे 1 लीटर, 1 लीटर मतलब है ना 1 लीटर जल। 1 लीटर जल का मतलब आप चाहें तो इसको 1 किलोग्राम जल कह सकते हैं। अरे इन दोनों को क्या कह सकते हैं आप? 1 किलोग्राम जल कह सकते हैं। कारण क्या है उसका? क्यों? हमको पता है अरे जल का घनत्व जो है ना, जल का घनत्व, अरे वो 1 ग्राम पर एमएल होता है भैया ना। कितना होता है? 1 ग्राम पर एमएल। इसका मतलब जल का 1 लीटर कह दो आप या 1 किलोग्राम कह दो, बात एक ही है ना। 1 लीटर कह दो आप या फिर 1 किलोग्राम कह दो, बात एक ही है आपके, है ना। बात आपकी एक ही है। 1 लीटर कहो आप या 1 किलोग्राम कहो, तो इसका मतलब, और जल है, विलायक है, विलायक ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। पर यहां देखो ग्राम दे रखा है, यहां ग्राम में दे रखा है आपकी कितना? 1.190 ग्राम केवीआर। तो 1 मोल चाहिए अपन को, तो सॉरी 1 मोल नहीं, मोल बटे ये है ना, तो इसका मतलब मोल इतने होने चाहिए आपके। अरे ये 1 और ऊपर मोल इतना आ जाए, कितना? इतना मोल आ जाए अपने पास। अरे ये मोल आ जाए इतना, इतना मोल बटे इतना, तो मोललता आ जाएगी ना अपने आप कितनी? 1.135। देखते हैं अभी। ये तो ग्राम में दे रखा है, ग्राम में दे रखा है। और देखो इसने अरे ये दे रखा है हमको 1.135 केवीआर को 1 किलोग्राम जल में, यहां डायरेक्ट दे दिया इसने। तो देखना, अरे इसको रखो मोल, मोल कितना है आपके? 1.135 और ये 1 रखो, तो मोललता कितनी आई? अरे इसमें भाग लगाऊंगा तो मोललता यही तो आई आपकी 1.135। और ये तो कह रहा है हमसे कि इसका विलयन बनाया जा सकता है। कब? जब 1.135 मोल केवीआर को 1 किलोग्राम जल में घोला जाएगा। यहाँ तो 500 ग्राम दे रखा है, इसका मतलब ये तो गलत है। क्यों? अरे 500 नीचे रखूंगा तो ग्राम में नीचे है ना। अरे ग्राम में है तो ऊपर 1000 से गुणा करेंगे, तब तो वो कितना होगा? डबल हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा वो तो, है ना। अरे वो ऑप्शन तो आपके क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है, इसका मतलब सही ऑप्शन कौन सा है हमारा? ये। अब इसमें ग्राम में दे रखा है तो केवीआर का भाग लगाओ। जैसे पोटेशियम का 39 है, ब्रोमीन का 80 है, तो कितना? 119 का भाग लगाओ इसमें। अरे ये ग्राम में दे रखा है ना, 119 का भाग लगाएंगे तो इतना तो आएगा ही नहीं है। अपन को इतना मोल चाहिए भाई, इतना मोल 1 किलोग्राम के अंदर है, तो मोललता अपने आप इतनी आ जाएगी, कितनी? 1.135। और यही हमसे पूछ रहा है ना,
अरे यही हमसे पूछ रहा है ये। एक सेकंड भाई। हाँ जी, यही हमसे पूछ रहा है यार। अब देखिए आप, सुनिए आगे। अब सही हो गया ना? थोड़ा सा ना लाइटिंग का इश्यू आ गया ना। अब सही हो गया अपने आप है ना। देखिए आगे, देखिए आप, ये समझ में आ गया ना आपके? अरे 1 किलोग्राम ब्लैक में उपस्थित लेके मूल, तो इसने डायरेक्ट दे रखा ना हमको भाई, इतना मोल लिया और 1 किलोग्राम के अंदर है इतना मोल, 1 किलोग्राम इतना आ गया ना। और ये तो पूछ रहा हमसे, ये 1.135 एम बिलियन बनाया है ना, बनाना है इसको, तो कैसे बना सकते हैं? ऐसे बना सकते हैं। अगला देखिए अब। देखिए इसने क्या कहा है, देखो, जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर, अरे जर्मन सिल्वर है ना, ये एक मिश्र धातु है आपके। कौन सी धातु है? अरे मिश्र धातु है। और मिश्र धातु है तो हमने पढ़ा है ना पीछे, भाई 12th क्लास में पढ़ा है आपने, कैसे कि जब दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाते हैं तो क्या बनती है? मिश्र धातु बनती है आपके ना। कौन सी धातु बनती है? अरे मिश्र धातु बनती है, दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाते हैं तब। और धातु कैसी? अरे ठोस अवस्था में मिलती है, बस मरकरी पारे को छोड़ के बाकी सारी धातुएं कैसी अवस्था में? ठोस। इसका मतलब जर्मन सिल्वर है, ये तो ठोस का ठोस में विलयन है। सही है तो, ठीक है ना। ये तो कह रहा है हमसे, कॉलम फर्स्ट में दिए गए आइटम्स और कॉलम सेकंड में दिए गए विलयनों की प्रकार का अरे सही मिलान, है ना, सही मिलान चुनिए। तो ये तो सही है। समुद्री जल, समुद्री जल, और इसका ऑप्शन क्या दिया फिर इसने? कॉलम फर्स्ट में दिए गए आइटम और कॉलम सेकंड में दिए गए विलयनों के प्रकार का सही मिलान चुनिए। सही मिलान तो ये चुन लिया, और इसके ऑप्शन क्या है? एक सेकंड। ये ठोस का ठोस में हो गया। समुद्री जल में क्या होता है? अरे समुद्री जल, जल में है ना, समुद्री जल नाम ही कह रहा है, जल, जल इसका मतलब विलायक का काम कर रहा है। और समुद्री जल के अंदर क्या होते हैं? अरे लवण होते हैं आपके ना भाई। समुद्री जल का मतलब, समुद्री जल है वो कैसा होता है? लवणीय जल होता है ना। इसका मतलब जल में क्या घुले हुए हैं? लवण घुले हुए हैं। और लवण कैसे? अरे ठोस अवस्था में है ना, तो ठोस का द्रव्य विलयन, यानी समुद्री जल है वो इसमें आ जाएगा, ठोस का द्रव्य विलयन। उसके बाद देखो, ये हो गया आपके कार्बोनिकृत जल। कार्बोनिकृत जल में क्या होता है? अरे यहाँ CO2 है वो पानी के अंदर घुली होती है ना, CO2 है वो पानी के अंदर घुली होती है, तो क्या हो गया? ये गैस का द्रव्य विलयन। अब बचा कौन सा? अरे गैसोलीन। कौन सा? गैसोलीन। तो गैसोलीन कहां जाएगा आपकी? अरे यहां जाएगा। वैसे गैसोलीन है ना, अरे ये कोई विलयन नहीं है ना, मतलब द्रव का द्रव्य विलयन नहीं है। ये पेट्रोलियम से है ना उत्पाद मिलता है ना। किससे? अरे पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं जिनके अंदर पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है आपके ना, मोम वगैरह बहुत सारी चीजें होती है उसके अंदर है ना, फिनॉल विनॉल क्रिस्टॉल वगैरह बहुत सारे है ना कंपाउंड होते हैं, उनको प्रभाजी आसवन के द्वारा सेपरेट करते हैं। तो वैसे गैसोलीन है ना, ये द्रव का द्रव्य विलयन नहीं है। ये तो एक तरीके से क्या है? पेट्रोलियम मिक्सचर है ना, कई सारे हाइड्रोकार्बनों का मिक्सचर। फिर भी इसको मान सकते हैं अपन, जैसे हाइड्रोकार्बनों के अंदर ना जैसे गैस वैस भी मिलती है वहां आपकी। तो एक तरीके से है ना, क्या कह सकते हैं अपन, कि जो भी हाइड्रोकार्बन है वो उस पेट्रोल में मिक्स है आपस में एक दूसरे में ना। तो इसको है ना चाहे तो इसमें डाल सकते हैं अपन। वैसे ये सही नहीं है वैसे तो ना, कि गैसोलीन अरे विलियन नहीं है, ठीक है ना। गैसोलीन विलियन नहीं है, ये सारे तो क्या है? विलियन है ही है ना, समुद्री जल वगैरह वो कौन कौन से हैं। लेकिन फिर भी मान लो बचा हुआ ऑप्शन हमारा यही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अपन ने इसको मिला दिया। विलियनों के प्रकार का सही मिलान चुनिए। यानी एक तरीके से एक में क्या हो गया आपके, यानी एक में क्या हुआ? अरे एक में तो हो गया आपके दो, वो वाला ना। ऐसे इसको भी अगर अगर अपन फर्स्ट सेकंड थर्ड के हैं तो एक में दो हो गया आपके, और दो में क्या हुआ? चार। और इधर तीन में क्या हुआ? जर्मन सिल्वर है ठोस का ठोस में, तीन में तीन ही है। और चार में क्या हो गया? एक। यानी दो चार तीन एक। तो कॉलम फर्स्ट में दिए गए आइटम और कॉलम सेकंड में दिए गए विलयनों की प्रकार का सही मिलान चुनिए। ठीक है ना, सही मिलान चुन लिया अपन ने।
या चूज द करेक्ट मैच ऑफ आइटम्स गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद द टाइप ऑफ सॉल्यूशन गिवन इन कॉलम सेकंड। पर ये देखो थोड़ा सवाल है ना, मतलब कंफ्यूज कर रहा है, ऑप्शन कैसे भरेंगे इसका। अरे मान लो एग्जाम में आ गया तो ऑप्शन कैसे भरा जाएगा इसका, इसने तो पूछा ना, तो या तो हमको 4 ऑप्शन बना के देता ऐसे कि पहले का 2, दूसरे का 4, तीसरे का 3 और है ना चौथे का पहला, ऐसा होना चाहिए था ये। पर ये क्वेश्चन है ना, अरे क्वेश्चन है ना मेरे हिसाब से सही नहीं है ना, ये क्वेश्चन को डिलीट कर दिया शायद है ना, इस क्वेश्चन को शायद डिलीट कर दिया ना। अरे इसमें क्लियरिटी है नहीं ना। हाँ ऐसा होता है ये कि चूज इनकरेक्ट कौन सा है ना। अरे इनकरेक्ट तो हमको ना वैसे ये वाला सही नहीं है ना, कौन सा ये वाला, ये वाला आपके सही नहीं है वैसे है ना। मैंने कहा था ना कि गैसोलीन है, ये द्रव का द्रव्य विलयन नहीं है, क्यों ये तो कई सारे हाइड्रोकार्बन से उनका क्या है एक दूसरे में मिक्सचर है ना। हाँ तो इनकरेक्ट पूछता कि कौन सा सही नहीं है, तब तो ये सही नहीं है ना, तब तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, सेकंड वाला। कौन सा, फिर तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, अरे सेकंड वाला। ठीक है ना, ये 3 तो सही है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला। तो इसको डिलीट मारा फिर है ना, इस सवाल को है ना डिलीट कर दिया फिर है ना, और डिलीट नहीं मारा तो ऑप्शन कौन सा होगा इसमें, अरे ये सेकंड वाला गैसोलीन वाला, ये सही मैच नहीं है। ठीक है ना, यानी गैसोलीन मतलब विलयन नहीं है एक तरीके से, ये तो पेट्रोलियम के अंदर मिलने वाले जो हाइड्रोकार्बन है ना, अरे उनका क्या है मिश्रण है ना। ठीक है ना, तो ये फिर इसमें सेकंड ऑप्शन होगा, सेकंड ऑप्शन कौन सा, ये वाला गैसोलीन वाला। ठीक है ना, गैसोलीन वाला सही हो जाएगा। क्यों इसने ऐसा ऑप्शन नहीं बनाया ना, ऐसे बनाते हैं ना, अरे ऐसे मान लो पहले में इतना 2, फिर दूसरे में ये है, तीसरे में ये है, ऐसा इसने ऑप्शन नहीं बना रखा। इसका मतलब ये कह रहा है कि चूज द करेक्ट मैच ऑफ आइटम्स गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद द टाइप ऑफ सॉल्यूशंस गिवन इन कॉलम सेकंड। यानी कॉलम फर्स्ट में दिए गए आइटम और कॉलम सेकंड में दिए गए विलयनों के प्रकार का सही मिलान चुनिए। ये 3 सही है, चौथा कैसा है आपका गलत, मतलब चौथे का मतलब अरे ये सेकंड वाला। ठीक है ना, अगर इसको डिलीट नहीं मारा है ना, तब तो ये सही है ना। ठीक है ना, क्वेश्चन को देख के तो ना ऐसा लग रहा है ना। अगला देखिए आप, अगला क्वेश्चन है ये, तो एनसीईआरटी में सीधे दे रखा है किस विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म, मतलब किसी विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म निर्भर करते हैं। अरे अनुसंख्यक गुणधर्म है वो है ना विलय के कणों की संख्या पर डिपेंड करते हैं ना कि उसकी प्रकृति पर, कि विलय कैसा लिया है आपने है ना, अरे शुगर लिया है आपने है ना, ग्लूकोज लिया है, या NaCl CaCl2 कौन सा लिया है आपने, K4FeCN6 कौन सा लिया है, उस पर डिपेंड नहीं करता, केवल विलय की कणों की संख्या पर अरे निर्भर करता है, विलय की कणों की संख्या पर, ये भौतिक गुणों पर नहीं। ये देखो प्रकृति पर, अरे विलय की प्रकृति पर नहीं, विलय के कणों की प्रकृति पर, इस पर भी नहीं है, इस पर डिपेंड करते हैं विलय के कणों की संख्या पे। ठीक है ना, ये लीजिए, ठीक है ना। ये चलो ये तो गैसोलीन वाला है ना आपकी, वैसे तो ये ना डिलीट मारा होगा ना, और नहीं तो फिर है ना इसके हिसाब से भी क्वेश्चन कह रहा है ना, उसकी प्रकृति के हिसाब से डिलीट है ये सवाल। बाकी तो है ना उसने अगर आंसर पूछा है तो फिर एक ये निकल के आ जाएगा आंसर है ना। अगला देखिए अब, अगला कौन सा है 95। अब आपके देखो ये क्या चल रही है, आपके ऑर्गेनिक चल रही है भैया ना, अरे ये क्या चल रही है आपके ऑर्गेनिक, और ये आपके ऑर्गेनिक है। देखिए ये आपके ऑर्गेनिक चल रही है ना। अब ऑर्गेनिक के सवाल वैसे देखो आपके ना 11th स्टैंडर्ड में कम ही आते हैं ना, ये 6 सवाल हैं ऑर्गेनिक के ना, 35 में से कितने 6 सवाल, क्यों ऑर्गेनिक की 2 यूनिट है, बाकी जो 8 यूनिट है आपके 10 यूनिट है टोटल आपकी, 8 है वो फिजिकल और इनऑर्गेनिक की आपकी, फिजिकल ज्यादा है। देखो यहां से नीचे दी गई योगात्मक अभिक्रिया के प्रथम पद में मध्यवर्ती जेड होगा, यानी पहला पद है उसमें मध्यवर्ती जेड क्या होगा, अरे देखो यहाँ आपको ऐसी एल्किन दे रखी है। ठीक है ना, और इस पे क्या करवा रखा है इसने, अरे H+ का योग करवा रखा है, और जैसे ही H+ का योग होगा तो हमको पता है क्या, अरे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे आपके ना, और जैसे ही इधर शिफ्ट होंगे आपके तो ये CH3CH और ये CH2 पर क्या आएगा माइनस, और इस पर क्या आएगा प्लस। लेकिन ये क्या होगा, अरे माइनस वाला है ना, ये क्या बना लेगा आपके, अरे माइनस वाले से कौन जुड़ जाएगा H+, तो ये CH3 हो जाएगा। तो ये कौन सा बन गया आपके, अरे 2 डिग्री कार्ब धनायन बन गया, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज तो उसको बोलते हैं अपन कार्ब धनायन। ये कौन सा कार्ब धनायन बना आपके
2 डिग्री। और 2 डिग्री देखो द्वितीय कार्बोनियम आयन, जो कार्बोकैटायन को है, कार्बोकैटायन को आप कार्बोनियम आयन भी कह सकते हैं, कार्बोकैटायन को आप कार्बोनियम आयन भी कह सकते हैं, कार्बोनियम आयन। तो इंग्लिश लिखिए इसमें सेकेंडरी कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन का मतलब कार्बोधनायन, ये कार्बोनियम आयन भी कह सकता था ये, तो सेकेंडरी बनेगा, कार्बोनायन बनेगा। चलो नीचे वाले लिख लेते हैं, द्वितीय कार्बोनायन है ना, ये नहीं बनेगा। प्राथमिक कार्बोनियम आयन है 1 डिग्री नहीं, प्राथमिक कार्बोनायन है ना, कार्बोनायन है ये ना, वो तो संधि कर दी इसने कार्बोनायन, ये भी नहीं बनेगा। अरे 2 डिग्री है ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ये भी कौन सा है, अरे ये 1 डिग्री है आपकी, 1 कौन सा रहा है आपके 2 डिग्री, कौन सा 2 डिग्री। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट, सही ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट। अगला देखिए अब आगे 95 के बाद 96, देखो चलाव्यवता, कौन सी चलाव्यवता, एक विशेष प्रकार की क्या है, अरे श्रृंखला समाव्यवता, स्थिति, त्रिविम, क्रियात्मक समूह समाव्यवता, ये नहीं होगी। देखो क्यों, अरे हम ऐसे पढ़ते हैं, देखो ऑर्गेनिक में समाव्यवता 2 प्रकार की है, एक कौन सी संरचनात्मक, दूसरी त्रिविम। संरचनात्मक के फिर अपन 6 प्रकार पढ़ते हैं, श्रृंखला, स्थिति, क्रियात्मक समूह समाव्यवता है ना, एक होती है आपके मध्यव्यवता, एक चलाव्यवता होती, कितनी होगी, अरे श्रृंखला, स्थिति, क्रियात्मक समूह समाव्यवता, एक होती है आपकी मध्यव्यवता, एक वलय श्रृंखला, एक चलाव्यवता। तो चलाव्यवता अलग ही होगी ना, तो कौन सी है, क्या संरचनात्मक है, संरचनात्मक का तो ऑप्शन दिया ही नहीं इसने, इसने तो कहा हमसे त्रिविम, त्रिविम तो नहीं है, क्यों, त्रिविम तो अलग है ना, त्रिविम के अंदर तो ज्यामितीय और प्रकाशिक 2 आते हैं, त्रिविम के अंदर तो ज्यामितीय और प्रकाशिक 2 आते हैं। लेकिन देखो चलाव्यवता एक विशेष प्रकार की क्या है, अरे क्रियात्मक समूह समाव्यवता भैया ना, कैसे है देखो, अरे हम ऐसे लेते हैं, ये CH3 और ये CHO, यहां एल्डिहाइड है ये, इसलिए इसको बोलते हैं ना क्या, तो जैसे यहां से अरे ये H+ निकलता है ना, H+, और ये इधर, तो इससे क्या बनता है, अरे इससे ये बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH, और आगे ये CH, एक सेकंड मैं ऐसे कर दूं ना, ये CH और ये बन गया आपके OH, और देखो इसको हम क्या बोलते हैं, अरे ये डबल बॉन्ड है इन, OH को ऑल, तो इसको हम बोलते हैं एनॉल। और एनॉल कैसा होता है आपके, अरे अनस्टेबल होता है भैया ना, अरे एनॉल कैसा होता है, अनस्टेबल, और वो एनॉल है वो किसमें चेंज होता है, अरे कीटो में चेंज होता है। ये फॉर्म कौन सी फॉर्म है, अरे ये कीटो फॉर्म ही है, ये कौन सी है, कीटो। और ये कैसा होता है, अरे ये स्टेबल होता है भैया ना, एक सेकंड, हाँ ये क्या है, अरे ये कीटो फॉर्म है भैया ना, ये कौन सी है, कीटो। और ये कैसा है, अरे ये स्टेबल है आपका ना, ये फॉर्म कैसी है, अरे स्टेबल फॉर्म है ये ना, ये स्थाई है आपकी। तो ये स्टेबल फॉर्म है, वो कैसी है, अनस्टेबल। तो ये क्या हुई एक तरीके से, अरे क्रियात्मक समूह समाव्यवता होगी ना, तो अरे क्रियात्मक समूह यहाँ OH है, यहाँ कैसा CH हो, तो क्या होता है, क्रियात्मक समूह अलग अलग है, ठीक है ना। तो ये एक विशेष प्रकार की क्या है, क्रियात्मक समूह, अरे समाव्यवता, अणुसूत्र समान हो, क्रियात्मक समूह अलग अलग हो, 2 या 2 से अधिक यौगिकों के, वो क्रियात्मक समूह समावेशी हैं आपके। तो यहाँ क्रियात्मक समूह अलग अलग है, पर ये क्या है, एक प्रकार की विशेष प्रकार की क्रियात्मक समूह समाव्यवता है, और इसका नाम क्या है, चलाव्यवता। कौन सी, चलाव्यवता। अरे चलाव्यवता क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहां से देखो, अरे यहां से चाहो तो देखो, यहां से H चल के कहां गया, अरे ऑक्सीजन के पास आ गया ना, यहां से H चल के किसके पास आ गया, ऑक्सीजन के पास। अरे इसने इलेक्ट्रॉन इधर दिए, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, तो यहाँ क्या आएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है ना, इस पे डबल आ गया ना, इस पे डबल, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर गए तो इस पे माइनस आया, तो यहाँ से H+ वहां जाके जुड़ गया, तो हाइड्रोजन यहाँ से वहां चला गया, चल के गया है, इसलिए नाम क्या है, चलाव्यवता, यानी माइग्रेट हो गया एक तरीके से यहाँ से। तो चलाव्यवता क्या है, एक विशेष प्रकार की क्रियात्मक समूह समाव्यवता। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला अगला क्या है, सुनिए, अगला क्या है आपके, निम्न अभिक्रिया किसका प्रकार है, यानी ये अभिक्रिया कौन सी है। तो आपके क्या दे रखा है इसने, मैं थोड़ा इसको हल्का छोटा करूंगा ना, हाँ देखिए,
आपको क्या दे रखा है इसने, अरे इसने ऐसे दे रखा है, देखो CH3, अरे CH2 और ये Br दे दिया इसने, और इधर क्या दिया इसने, एक्वस KOH। अरे कौन सा KOH, एक्वस KOH। और देखो एक्वस KOH क्या करता है, अरे एल्किल हैलाइड को एल्कोहल में चेंज कर देता है भैया। एल्किल हैलाइड को एल्कोहल में चेंज कैसे, अरे हमको पता है देखो ये एक्वस KOH है, तो यहाँ K+OH- होगा ना, और हमको पता है जिसके ऊपर माइनस चार्ज होता है वो है ना नाभिक स्नेक काम करता है, तो ये इस पे अटैक करेगा यहाँ से, और यहाँ से Br को बाहर कर देगा, और आपका यही प्रोडक्ट बन जाएगा कौन सा, अरे CH3 CH2 और ये OH, और साथ में क्या बना, अरे K+ और Br-, क्यों Br इलेक्ट्रॉन लेके चला गया ना, तो देखो नाभिक स्नेक ने अटैक किया है और Br को बाहर कर दिया, तो एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को रिप्लेस कर दे, हटा दे और खुद जुड़ जाए, वो अभिक्रिया प्रतिस्थापन होती है। अब चूंकि नाभिक स्नेक ने अटैक किया है, इसलिए अभिक्रिया कौन सी है, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। तो देखना योगात्मक, भाई योग नहीं हुआ, प्रतिस्थापन 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 तो है, पर कौन सी है, इलेक्ट्रॉन स्नेह ने अटैक थोड़ी किया, नाभिक स्नेह ने अटैक किया, तो अभिक्रिया कौन सी है, अरे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मुक्त मूलक नहीं है, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, कौन सा है, ये वाला। ठीक है, हाँ आगे देखिए, अगला 98। 98 में क्या है सुनिए, अब एल्केन एल्किन एल्काइन प्रत्येक का एक मोल ले लिया इसने, और उसका क्या करवा रहा है, दहन। एल्केन एल्किन एल्काइन तीनों में ही क्या है, अरे कार्बन हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, एल्केन एल्किन एल्काइन। और एल्केन का सूत्र क्या है हमको पता है, देखो अरे CnH2n+2। एल्कीन का क्या है आपके पास, अरे CnH2n, और इस एल्काइन का क्या है, अरे CnH2n-2। यही है, इसका मतलब देखो कार्बन तो CN ऐसे चल रहा है, तो हमको पता है दहन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, CO2 और जल होता है, तो जितने कार्बन होते हैं उतने CO2 बनते हैं। अरे जितने कार्बन उतने ही CO2। तो एल्केन एल्किन एल्काइन प्रत्येक का क्या ले लिया इसने, एक मोल ले लिया, तो उसके दहन से CO2 के कितने मोल बनेंगे, तो जितने कार्बन उतने ही क्या CO2। तो सब में क्या है, कार्बन NN है, NN है ना कार्बन, तो N मोल ही क्या बनेगी, CO2 बनेगी। तो क्या हो गया, सभी से N, सभी से क्या बनेगी N। भाई जितने कार्बन उतने CO2 बनती है, तो सभी में कार्बन कितने NN, तो इसका मतलब N क्या बनेगी CO2। सभी से CO2 के कितने मोल बनेंगे, N मोल इससे, N मोल इससे, N मोल इससे। आगे देखिए अगला 99। देखिए बेंजोइक अम्ल ए के साथ, बेंजोइक अम्ल ए के साथ और फिनॉल बी के साथ, ये बेंजोइक अम्ल और ये क्या है फिनॉल, बी के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, दोनों ही बेंजीन बनाते हैं। तो ये कह रहा है ए और बी क्या है क्रमशः, देखना अरे बेंजोइक एसिड ये होता है, ये क्या है आपके बेंजोइक एसिड, और इससे क्या बना रहा है ये, अरे बेंजीन बना रहा है, ये बेंजीन, ये लो। और एक क्या कर रहा है, फिनॉल से क्या बना रहा है, अरे फिनॉल से क्या बना रहा है बच्चों, ये फिनॉल ऐसा होता है फिनॉल, और इससे क्या बना रहा है बेंजीन, अरे इससे क्या बना रहा है, ये बेंजीन बना रहा है। देखो अरे ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये 12वीं क्लास में पढ़ते हैं हम। अरे जिंक चूर्ण के साथ क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं, किसको, अरे फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं, उससे बेंजीन बनता है। यहां से ये बाहर हो जाएगा ना, अरे जिंक इसको ले जाएगा, ZnO बना देगा, और ये H इस पे जुड़ा रह जाएगा। इसका मतलब फिनॉल की बी के साथ अभिक्रिया करवा रहा, बी का मतलब बाद में, क्रम से पूछ रहा है ए व बी क्रम से, इसका मतलब बेंजोइक एसिड तो ए से कर रहा है, फिनॉल बी से। इसका मतलब बाद वाला देख लो आप, बाद में कौन चाहिए, अरे बी कौन है जिंक, तो देखना बाद में इधर तो सोडा लाइम दे रखा है, इसका मतलब ये तो गलत है, जिंक चूर्ण पहले दे रखा है, यहाँ तो सोडा लाइम और कॉपर दे रखा है, ये भी गलत। इधर देखो जिंक चूर्ण दे रखा है, जिंक चूर्ण, और ए दे रखा है, बी नहीं है, बी में तो केवल यही है, तो हमारा आंसर तो यही आ गया वैसे ही। और वैसे भी हम पढ़ते हैं क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं, अरे सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम ये होता है सोडा लाइम, अरे NaOH प्लस CaO, इसके साथ क्या करते हैं गर्म, इसका नाम क्या है सोडा लाइम, याद रखें सोडा लाइम इंपॉर्टेंट है। अरे इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, सोडा
लाइम। क्या बोलते हैं इसको? सोडा लाइम। तो सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो यहां से ये CO2 बाहर हो जाएगी, CO2, और यहां H जुड़ा रह जाएगा। ठीक है ना? तो पहला ए क्या होना चाहिए? सोडा लाइम, और बी क्या होना चाहिए? जिंक चूर्ण। अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, हाँ जी, अगला एक एल्कीन के ओजोनी अपघटन से, एल्कीन का क्या करवा रहा है? ओजोनी अपघटन। उससे एक तो मिल रहा है एसीटोन और दूसरा मिल रहा है फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये कह रहा है एल्कीन कौन सी होगी? देखो ओजोनी अपघटन में क्या होता है, इसकी शॉर्ट ट्रिक है ना कि जब भी आपको एल्कीन देर प्रोडक्ट पूछे तो क्या करो, आप डबल बॉन्ड को तोड़ दो, दोनों तरफ ऑक्सीजन जोड़ दो। अरे डबल बॉन्ड को तोड़ दो, दोनों तरफ ऑक्सीजन जोड़ दो। पर इसने अब की बार हमसे पूछा क्या है, इसने तोड़ तो खुद ने दिया, और ये कह रहा है कि एक तो ये एसीटोन बन गया, एक फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। अब ये कह रहा है एल्कीन कौन सी होगी? तो हमने क्या किया था, जो एल्कीन थी उसका डबल बॉन्ड तोड़ा, दोनों तरफ ऑक्सीजन जोड़ दिया। तो अब क्या करो, अरे वो जो दोनों प्रोडक्ट है ना उनको इस तरीके से लिखो कि ऑक्सीजन आमने सामने आ जाए, ऑक्सीजन को निकाल दो वापस। भाई जोड़ा था ना अपन ने ऑक्सीजन, उसको निकाल दो, और डबल बॉन्ड को तोड़ा था, ऑक्सीजन जोड़ा, ऑक्सीजन को निकाल दो और वापस डबल बॉन्ड जनरेट कर दो, यानी डबल बॉन्ड बना दो। तो देखो आपको ऐसे आना चाहिए। ये तो क्या है आपका, अरे ये तो एसीटोन है, ये लो, ये तो क्या है हमारे पास? एसीटोन। और दूसरा क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। देखो फॉर्मेल्डिहाइड ऐसा होता है, अरे ये फॉर्मेल्डिहाइड होता है, ये क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड है। और क्या कह रहा है ये कि एल्कीन कौन सी होगी? अरे बस आप क्या करो, इधर से मैंने ये तो कहा था आपसे कि दोनों तरफ से क्या करो, आप ऑक्सीजन को निकाल दो और दोनों के बीच वापस वही डबल बॉन्ड बना दो आप। ऐसे ये लो, ये डबल बॉन्ड, और इस पर 2 H जुड़ रहे हैं ना, तो ये तो CH2 और इस पे 2 CH3 है। तो आप चाहो तो ऐसे लिख लो, एक CH3 ये रहा और दूसरा CH3 ये रहा, और फिर आप इसका नाम दे दो। 3 कार्बन की चेन बन गई आपकी, क्योंकि इसने नाम दिया ना। तो आप नंबरिंग कैसे करोगे? 1 2 1, ये 2 और ये आपका 3। ठीक है ना, 1 2 3, ऐसे आप क्या कर दो, अरे नंबरिंग कर दो 1 2 3। तो 2 पे क्या है? मैथिल। अरे 2 मैथिल और प्रोपीन, इसका नाम क्या हुआ? 2 मैथिल, और आगे क्या है? प्रोपीन। अरे प्रोपीन, देखना आप 2 मैथिल प्रोपीन कहां है? ब्यूट 1 इन, गलत। 2 मैथिल ब्यूट 2 इन, गलत। ब्यूट 2 इन, गलत। 2 मैथिल प्रोपीन। मिल गया? इस तरीके से करना है आपको कि जो प्रोडक्ट देना वो उनको इस तरीके से लिखो कि दोनों के ऑक्सीजन आमने सामने आ जाए, ऑक्सीजन को निकाल दो और दोनों के बीच वापस से डबल बॉन्ड बना दो। क्यों? पहले हमने डबल बॉन्ड तोड़ा, दोनों तरफ ऑक्सीजन जोड़ा, तो अब क्या करेंगे? ऑक्सीजन को निकाल दिया और वापस से डबल बॉन्ड बना दिया। तो ये ओजोनी अपघटन हो गया आपके। कौन सा? अरे ओजोनी अपघटन। और इस तरीके से हमारे केमिस्ट्री से रिलेटेड सारे 35 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं ना। अब कल हम करेंगे 2018 वाला पेपर। कौन सा? 2018 वाला पेपर। अगर इस पेपर में आपको ना कहीं कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल, जो सूर्या कंपटीशन क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है ना, इसी नाम से है, सूर्या कंपटीशन क्लासेस नाम से, तो उस पर आप विजिट करें, वहां आपको ये पीडीएफ ऐसे कैसे मिल जाएगी आपको। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को ना मतलब फिनिश कर दिए अपन ने। अब 2018 वाला पेपर कल लेंगे अपन, फिर 22 वाला ले लेंगे, 2 पेपर लगेंगे 22 में। ठीक है ना, चलिए।